एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील साइलो का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी लेकर आया हूँ। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप इस क्वेश्चन का पार्ट ए ज़रूर देखें, और इस ए पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पर वीडियो का लिंक डला हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में आज डिज़ाइन ऑफ साइलो में हम बात करेंगे। तो इसके लिए IS कोड मैंने पहले भी बताया हुआ है, और मैं एक बार और लिख देता हूँ। IS कोड 9178 पार्ट 1 एंड सेकंड रीएफएम टू 2010। तो ये जो कोड है साइलो और बंकर दोनों के लिए काम आएगा। आप दोनों ही चीज़ें आप इससे डिज़ाइन कर सकते हो। तो हमारे पास आज एक क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ सर्कुलर साइलो ऑफ 12 मीटर हाइट जिसकी इंटरनल डायमीटर 4 मीटर है और हमें सीमेंट को स्टोर करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं गिवन वाला पार्ट लिख लेता हूँ। तो गिवन में दिया है इंटरनल डायमीटर ऑफ द साइलो स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि 4 मीटर है, पहले भी हम देख चुके हैं। और बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट कैपिटल W से डिनोट किया है, और ये क्या है 15.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या है 5 बराबर 25 डिग्री। और ये दोनों मैंने कहाँ से लिया है IS 9178 के पार्ट नंबर 1 पे नंबर 9 से मैंने लिया हुआ है। पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियो के पार्ट ए में। इधर थोड़ा सा मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि सीमेंट क्या है, एक पाउडरी मटेरियल है। आगे जो गवर्निंग लोडिंग कंडीशन होंगी या फिर अदर जो वैल्यूज़ मैं लूँगा कोड की हेल्प से, तो मुझे याद रहेगा कि वहाँ पर पाउडरी मटेरियल लेना है, ना कि एक ग्रेनुलर मटेरियल। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। नाउ फ्रॉम पेज नंबर 12 पार्ट 1 IS 9178 पेज नंबर 12 से पार्ट नंबर 1 में एंगल ऑफ बॉल फ्रिक्शन निकालूंगा फॉर फिलिंग के केस में और फॉर एम्पटिंग के केस में। दोनों केस में बराबर है मेरा। फाई F इज इक्वल्स टू 25 डिग्री, फाई E इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो इधर मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करता हूँ। जो साइलो है आपका या फिर जो स्टोरेज बिन है, इसे मैं इनफाइनाइट डेप्थ बिन्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। जो आपका बंकर होता है वो आपका शैलो डेप्थ बिन होता है, और ये आपका जो साइलो है ये इनफाइनाइट डेप्थ बिन होता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम पेज नंबर 13 पार्ट नंबर 1 IS 9178। तो कोफिशिएंट ऑफ बॉल फ्रिक्शन जिसे मैंने म्यू से डिनोट किया है। तो एंगल जो है इंटरनल फ्रिक्शन, तो वो दोनों सेम है एम्प्टी और फिलिंग के केस में। जैसा कि आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि जो एंगल ऑफ बॉल फ्रिक्शन है पाउडरी मटेरियल के केस में वाइल फिलिंग और वाइल एम्प्टिंग दोनों के लिए बराबर है। और अगर प्रेशर रेशो की बात करूं तो वाइल फिलिंग और वाइल एम्प्टिंग के लिए पाउडरी मटेरियल के लिए 0.5 और 0.7 वैल्यूज़ हैं इसकी। जैसा कि मैं जानता हूं कि म्यू बराबर क्या होता है 10 फाई होता है। तो मैं फिलिंग और एम्प्टिंग के केस में निकाल लेता हूं कोफिशिएंट ऑफ बॉल फ्रिक्शन। तो म्यू F बराबर म्यू E क्या हो जाएगा 10 फाई डैश F या फिर E। तो 10 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये इसकी वैल्यू आएगा 0.4663। तो अब प्रेशर रेशो की बात कर लेते हैं। प्रेशर रेशो को मैं लैम्डा है डिनोट कर रहा हूँ। अब दोनों केस में निकालेंगे। सबसे पहले वाइल फिलिंग के केस में लैम्डा F से डिनोट कर रहा हूँ, और KF भी डिनोट कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रेशर से वर्टिकल प्रेशर का रेशो दे दिया, तो ये क्या हो गया 0.5। एम्प्टिंग के केस में लैम्डा E इज इक्वल टू KE PH अपॉन PB इज इक्वल टू 0.7। तो सबसे पहली जो स्टेप मेरी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर कैलकुलेशन करूँगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें मैं निकाल लेता हूँ हाइड्रोलिक मीन रेडियस, जिसको मैंने कैपिटल R से डिनोट किया है, और ये रेशो होता है एरिया का पेरीमीटर से। तो एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगी 2πr मतलब कि πd। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। एरिया की वैल्यू क्या है π/4 d स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा πd, क्योंकि मेरा जो साइलो है वो सर्कुलर है, d से d काट दिया, तो मेरा जो क्या बचेगा d/4। तो इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। डायमीटर कितना था 4 मीटर अपॉन 4, तो 4 से 4 कट के मेरा आ गया 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोलिक बीन रेडियस क्या हो गई मेरी 1 मीटर आ चुकी है। इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। रेफर पेज नंबर 14 पार्ट नंबर 1 IS 9178। तो इसमें मैं बात करूँगा प्रेशर वेरिएशन कांस्टेंट, जो कि है Z0 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन म्यू इंटू लेमडा। R पता है आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, और म्यू क्या है मेरा आपका कोफिशिएंट ऑफ बॉल फ्रिक्शन है, लेमडा क्या आपका प्रेशर रेशो है। तो एम्प्टी केस के लिए ZOE क्या हो जाएगा, आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ZOE आपका 3.06 आ चुका है, और फिलिंग के केस में आपका ZOF क्या आ चुका है 4.289 आ चुका है। इसमें ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, दोनों वैल्यूज निकाल चुका हूँ मैं। पेज नंबर 14 से आपको वेरिएशन ऑफ प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा।
पे नंबर 14 से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है मैंने वो पिक कर लिया है। तो जो पीएच है ये डिफरेंट हाइट पर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी कर दिया मैंने। और जो पीएच मैक्स है वो एज पर गवर्निंग लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने पे नंबर को मेंशन कर दिया है, पे नंबर 13 और पे नंबर 14 के आसपास आपको ये कंडीशंस मिल जाएंगी। हाँ, वर्टिकल प्रेशर PB इज इक्वल टू PH अपॉन लैम्डा एफ, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर को आप प्रेशर रेशो डिवाइड कर दोगे तो आपको वर्टिकल प्रेशर आ जाएगा। तो नज़र डालते हैं साइलो के इस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम के ऊपर। तो इसकी इंटरनल डायमीटर कितनी थी, 4 मीटर थी, और इसकी टोटल हाइट कितनी थी, 12 मीटर थी। तो इस पूरे वर्टिकल पोर्शन को, इस पूरे साइलो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब 3-3 मीटर के हाइट वाला पोर्शन इन्हें ले लिए हैं 4, और इसको मैंने सेंटर से काटा तो 2-2 मीटर के ये आधा आधा पोर्शन हो गया। अगर मटेरियल यहाँ से निकलेगा तो एक ओपनिंग चाहिए, तो ओपनिंग का डायमीटर आप कितना लेना है, 0.5 मीटर की डायामीटर की एक ओपनिंग लेनी है आपको, ठीक है। ये पूरा आपका ये क्या है, वर्टिकल पोर्शन है। और ये जो आपका टेपर्ड पोर्शन है, तो जो स्लोपिंग सरफेस वाला पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, हुपर पोर्शन हो जाएगा। तो इस ओपनिंग को मैं डिस्चार्ज ऑरिफिस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो टीटा की एंगल की बात कर लेते हैं कि जो स्लोप है वो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल पोर्शन के साथ में। तो 60 डिग्री मैंने लिया है, और ये कैसे लेना है, आपको 5 + 15 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये 60 डिग्री से कम है तो आपको 60 डिग्री तो कम से कम लेना चाहिए, मतलब 60 डिग्री से ये कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री ऑब्जर्व कर लिया, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री + 60 डिग्री कितना होगा, 150 डिग्री। और ट्राइंगल का 180 डिग्री सम होता है सभी एंगल्स का, तो बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं H/Z0 के रेशो की। ये रेशो क्या होना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। और ज़्यादा कब आएगा, जब नीचे जो ZO है इस ZO की वैल्यू कम आएगी, तब ये H/Z0 की वैल्यू, इस रेशो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ZOE क्या था, 3.06 था, ZOF क्या था, 4.289। तो दोनों में से कम कौन सी वैल्यू है, ZOE की वैल्यू कम है। तो मेरा जो ZO होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ZOE हो जाएगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, देयरफॉर ZO बराबर ZOE इज इक्वल टू 3.06 मेरी वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये जो पहले 3 मीटर की हाइट है, तो इसके ऊपर जितना भी मटेरियल होगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जनरेट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जनरेट करना है मेरे को इस हाइट पे। तो एट H = 3 मीटर, 1 - e⁻⁻ H/Z0। H की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3, और Z0 की आपको पता ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0.6428। तो इस पीएच मैक्स की वैल्यू को समझने के लिए आपको मैक्सिमम प्रेशर की टेबल आपको देखना पड़ेगी। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए आपका एम्प्टी वाला केस बनेगा, और जो कि WR/μE है। ये डिपेंड करेगा गवर्निंग लोडिंग कंडीशन पर। तो देखते हैं गवर्निंग लोडिंग कंडीशन कहाँ मिलेंगी, पे नंबर 13 में मिलेंगी। तो इस टेबल से मुझे क्या पता चला कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है पाउडरी मटेरियल के केस में, साइलो मेरा क्या है, इनफाइनाइट डेप्थ का बिन है, तो उसमें जो फिलिंग और जो एम्प्टी होगा दोनों बराबर होगा। और इस केस में वैसे भी μE और μF की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 3 मीटर की हाइट पर मैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ। जहाँ पर पीएच मैक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी है, WR/μE। W की वैल्यू क्या है, 15.5, R की वैल्यू 1, और μE की वैल्यू 0.4663। इसको कैलकुलेट करने पर मेरा क्या आ गया, पीएच 20.768 kN/m²। अब मैं वर्टिकल प्रेशर की बात कर लेता हूँ, और वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अपॉन प्रेशर रेशो। अब यहाँ पर मैंने F क्यों लिया और E क्यों नहीं लिया, मतलब कि फिलिंग वाला केस लिया है, एम्प्टी वाला केस क्यों नहीं लिया है, चलिए इसमें देखते हैं। क्योंकि गवर्निंग लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वर्टिकल प्रेशर है पाउडरी मटेरियल के लिए इनफाइनाइट डेप्थ, मतलब कि साइलो के लिए, वो की फिलिंग का केस बन रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पर λF लिया या λE नहीं लिया है। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू और λF की वैल्यू आप जानते ही हैं, उसको आप रख देते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद 41.537 kN/m² आ गया है। तो डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन रहा है 3 मीटर हाइट के प्रेशर के लिए मटेरियल के कारण, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर की इंटेंसिटी हो गई नीचे। ये पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना दिया हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए। इसी के जैसे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर कैलकुलेट कर लेता हूँ H = 6 मीटर की हाइट पर, मतलब कि अभी 3 मीटर की हाइट तक मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं 6 मीटर की हाइट तक जो मटेरियल भरा रहेगा वो कितना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रेशर जनरेट करेगा साइलो के अंदर, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ। जो मान लो मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ये कुछ बनेगा किसके लिए, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल प्रेशर की, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन हल्का सा तो बड़ा रहेगा, ठीक है। और ये है 6 मीटर की हाइट, तो आपको तो कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने डायग्राम में आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है।
बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कैलकुलेशन का, बस एच की वैल्यू आपको 6 रखनी है और हॉरिजॉन्टल प्रेशर की सारी वैल्यूज आप रख दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 28.56 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मैं वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, लैम्डा एफ आपको पता ही है, ये 57.12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ चुका है। इसी प्रकार से आप अलग अलग हाइट के लिए, मतलब कि 6 मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए, 9 मीटर के एंड 12 मीटर के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर के डेटा टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है तो आप टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। अगर आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग से चल रहा था, अलग अलग हाइट पर निकाल रहा था, पूरी स्टेप दिखा रहा था, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर टेबल बनाएंगे, अगर आपको समझ में आ चुका है कैलकुलेशन, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो टेबुलर फॉर्म में डेटा को पुट करने से क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है। तो जितना टाइम बचे उतना ज़्यादा अच्छा है एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अलग अलग हाइट पर आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है प्रेशर की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर की, और आपको इसी प्रकार से टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज कीजिए। अगर आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं पहले कर रहा था। तो अब देखो 3 मीटर की हाइट पर निकाल लिया, 6 मीटर की भी निकाल लिया, 9 मीटर पर निकाल लिया और 12 मीटर की निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि 12 मीटर पर सबसे ज़्यादा मटेरियल का प्रेशर जनरेट होगा और हॉरिजॉन्टल प्रेशर 32.58 आ चुका है और वर्टिकल प्रेशर मेरा कितना आ चुका है 65.16 मेरा आ चुका है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, देखिए बढ़ता जा रहा है, जब नीचे की तरफ जाते आ रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है ये वैल्यूज़, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइट अगर बढ़ती आएगी मटेरियल की, मतलब मटेरियल की जितनी ज़्यादा डेप्थ भरी होगी तो उतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल प्रेशर जनरेट होगा। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल प्रेशर और हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होगा, वर्टिकल प्रेशर भी मेरा उतना ही ज़्यादा होगा। तो 12 मीटर की हाइट पर जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू है वो 32.58 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है और जो वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू है वो 65.16 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ चुकी है। पार्ट बी आपका मेनली यहाँ से शुरू होता है, जो स्टेप नंबर 2 है, डिज़ाइन ऑफ बॉल प्लेट। तो डिज़ाइन ऑफ बॉल प्लेट कैलकुलेट करने से पहले आपको हुप टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखें 12 मीटर की हाइट पर जो प्रेशर था आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर, और हुप टेंशन का जो फॉर्मूला आपका क्या है PH/D/2, और जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू थी 12 मीटर की हाइट पर वो कितना है 32.58 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से मैं मीटर को काट दूंगा तो किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा 65.16 किलो न्यूटन पर मीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ न्यूटन पर mm। तो ये मेरा क्या आ गया, हुप टेंशन की वैल्यू आ चुकी है 12 मीटर की हाइट पर। तो इसी की हेल्प से देयरफॉर हुप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो क्या है सिग्मा H से डिनोट कर रहा हूँ। और हुप टेंशन को मैं अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, हुप स्ट्रेस आएगा। मैं यहाँ पर प्लेट की थिकनेस को एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइन करना है बॉल प्लेट को, तो मैं 8 mm की प्लेट एज्यूम कर रहा हूँ। तो डेट इज़ TP इज इक्वल टू 8 mm मैंने एज्यूम कर लिया। तो देयरफॉर मैं हुप स्ट्रेस निकालता हूँ, सिग्मा H इज इक्वल टू हुप टेंशन मेरा कितना आया था 65.16 न्यूटन पर mm या फिर किलोमीटर पर मीटर। तो ये mm में वैल्यू रखी है तो मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यू निकाल लूँगा, तो 8.145 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा क्या आ चुका है, हुप स्ट्रेस। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल वर्टिकल लोड, मतलब कि मटेरियल के द्वारा इस साइलो में, इस सर्कुलर साइलो में कितना टोटल वेट आएगा, मतलब कि टोटल कितना वर्टिकल लोड आएगा। और मेरा जो सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा π/4d²। तो ये एरिया और ये हाइट कितनी है मेरी 12 मीटर की हाइट है, तो हाइट और एरिया मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। और जब मैं वॉल्यूम में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, यूनिट वेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि जो मटेरियल है उसकी जो डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो टोटल वेट मेरा कुछ कैलकुलेट होकर आ चुका है 2337.4345 किलोन्यूटन। ये किसका है, ये वेट है मटेरियल के द्वारा। ये जो लोड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि जो मटेरियल स्टोर्ड है उसका जो वजन है ना। तो एक बार फिर मैं वर्टिकल लोड और निकाल लेता हूं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये वर्टिकल प्रेशर के द्वारा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मैं वर्टिकल प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि 12 मीटर की हाइट पर है, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्टिकल लोड आ जाएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू क्या थी 12 मीटर की हाइट पर, जो कि थी 65.16 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मेरी वैल्यू थी वर्टिकल प्रेशर की। इसको मैं पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में, मेरा क्या आ चुका है वर्टिकल लोड 818.82 किलोमीटर मेरा वैल्यू आ चुकी है। तो मैं नेट वर्टिकल लोड निकाल लेता हूँ। तो टोटल वर्टिकल लोड में से जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो लोड है वो माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल लोड मेरा कितना था 2337.345 किलोमीटर, ये मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। और दूसरा जो लोड था मेरा कितना था अपवर्ड डायरेक्शन वाला, जो कि 818.82 किलोमीटर पर, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में था। ये किसके कारण ट्रांसफर होगा, स्किन फ्रिक्शन के कारण ये बॉल से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो नेट जो वर्टिकल लोड मेरा बचेगा वो 1518.525 किलोमीटर मेरा बचेगा, ठीक है।
यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट एंड स्टिफनर, मतलब कि जो प्लेट और स्टिफनर है उनका सेल्फ वेट मतलब कि स्ट्रक्चर का वेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो जो आपको कितना एज्यूम करना है, 0.8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 80 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट और स्टिफनर मेरा कितना आ चुका है, 0.8 की वैल्यू मैंने पुट कर दी और इसमें सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर एच की वैल्यू आप 12 मीटर पुट कर देना। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरा क्या आ गया, 120.637 किलोमीटर मेरा आ चुका है। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 4 मीटर थी। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ वेट ऑफ कवर, सेल्फ वेट ऑफ कवर एज्यूम कर रहा हूँ, जो कितना लेना है आपको, 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लेना है। अब देखिए सर्कुलर अपना ये कवर रहेगा, तो कवर रखना भी ज़रूरी है साइलो के ऊपर, नहीं तो कुछ ना धूल मिट्टी डस्ट और बारिश को रोकने के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर द वेट ऑफ द कवर मेरा क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या था, π/4 इंटू डी स्क्वायर, और ठीक है एरिया का मैंने प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ चुका है, 50.26 किलोमीटर मेरा टोटल वर्टिकल लोड आ चुका है कवर का। यहाँ पर मैं सेल्फ वेट ऑफ द लाइनिंग प्रोटेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ 1.2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर द वेट ऑफ द लाइनिंग मेरा क्या आ जाएगा, πd इंटू एच, मतलब सरफेस एरिया का मैं 1.2 में मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 180.95 किलोमीटर मेरा आ चुका है। तो टोटल वेट ऑफ साइलो मैं क्या कर लेता हूँ, उसकी सारे वेट को अभी जो जितने भी कैलकुलेट करें सबको ऐड कर देता हूँ। तो वेट ऑफ लाइनिंग का जो वेट है वो कितना है, 180.956 है मेरा, ठीक है। तो सारे वेट मैंने ऐड कर दिए जितने भी अभी कैलकुलेट करे थे, तो कितना आ चुका है मेरा, 1870.37 किलोमीटर मेरा आ चुका है टोटल वेट ऑफ द साइलो। लेकिन अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ टोटल वेट पर mm लेंथ ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द साइलो, मतलब सरकमफेरेंस की जो साइलो सर्कुलर सेक्शन है और हर एक mm की लेंथ पर मतलब कितना टोटल वेट आ रहा है। तो जो आपका टोटल वेट था 1870.37, इसको मैं पेरीफेरी मतलब पेरीमीटर से डिवाइड कर दूंगा और ये मीटर में थी तो मैंने क्या कर दिया, mm में कन्वर्ट कर लिया। तो 1870.37 को मैं पाई इंटू 4 और 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिवाइड करने के बाद सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आई है 0.1488 किलो न्यूटन पर mm। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 148.8 न्यूटन पर mm मेरा क्या आ गया, टोटल वेट आ चुका है पर mm पेरीफेरी ऑफ द साइलो पर। तो अभी चेक्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला चेक मेरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस का, जिसको मैं सिग्मा सी से डिनोट कर रहा हूँ। ये बराबर होगा सिग्मा C1 प्लस सिग्मा C2 के। सिग्मा C1 क्या है, W अपॉन थिकनेस ऑफ द प्लेट से अगर डिवाइड कर दूंगा तो सिग्मा C1 आ जाएगा। इसमें W है क्या, ये टोटल वेट पर mm पेरीफेरी ऑफ साइलो है, तो जो इसकी वैल्यू क्या है 148.8 इसकी वैल्यू है, तो मैंने पुट कर दी है और थिकनेस ऑफ द प्लेट की वैल्यू भी पुट कर दी है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेट होने के बाद मेरा क्या आएगा, 18.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं एक बार लिख देता हूं इसको, 18.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गई है मेरी सिग्मा C1 की वैल्यू कैलकुलेट होके। तो सिग्मा C2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो किसके बराबर है, म्यू इंटू हूप स्ट्रेस। ये किसके कारण होगी, हूप स्ट्रेस के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। तो म्यू क्या है मेरा, पॉइजन रेशो है स्टील का, तो मैंने उसको पुट कर दिया है 0.3। और सिग्मा एच मेरा कितना था, सिग्मा एच मतलब हूप स्ट्रेस मतलब कि 8.145 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 इंटू 8.14, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा ये आ चुका है 2.442 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा C2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो देयरफॉर सिग्मा C बराबर 18.6, ठीक है। सिग्मा C1 की वैल्यू क्या है 18.6 है, प्लस सिग्मा C2 की वैल्यू क्या है 2.442 वैल्यू है सिग्मा C2 की वैल्यू। तो दोनों को कैलकुलेट कर दिया, मेरा क्या आएगा 21.042 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये कम किससे होना चाहिए, 0.66 F/, से कम होना चाहिए ये वैल्यू, या मैं कह सकता हूँ। और F/, क्या है मेरा, यील्ड स्ट्रेस, और यील्ड स्ट्रेंथ मेरी कितनी होती है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। सबको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर मेरा आ गया। तो इससे तो मेरी वैल्यू बहुत कम है, तो हैंस ओके। तो एक और चेक लगा लेते हैं जो कि है टोटल टेंसल स्ट्रेस वाला चेक है। तो एंड टेंसल स्ट्रेस वाला चेक कैसे लगेगा, म्यू इंटू 18.6 प्लस 8.14। इस बार मैंने 18.6 का मल्टीप्लाई कर दिया पॉइजन रेशो के साथ में, और दूसरे वाले को फ्री छोड़ दिया है, मतलब कि हूप स्ट्रेस को फ्री छोड़ दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है मेरी 13.69, और ये भी क्या है 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम है, इसका मतलब है ओके। तो हैंस प्रोवाइड प्लेट्स ऑफ 8 mm थिकनेस, मतलब 8 mm की थिकनेस की आप प्लेट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ में आप स्टिफनर डाल दीजिएगा, जिसको मैं आप रिकमेंड कर रहा हूँ ISA 65 इंटू 65 इंटू 10 mm का स्टिफनर, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो के लिए वेट करें, अगले पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं मिलेगी, इसका मतलब वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है। अगर आपको लिंक मिल गई तो इसका मतलब है वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब कि इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी अपलोड हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।